पूरा फॉर्मेट के हिसाब से लिख कर देना है। डन। चलो आ जाओ इधर। हाँ, 4,64,900। ये क्या बताया तूने? इनकम फ्रॉम? ओके, ओके। मेरे को नहीं मालूम, मैंने सब डमी फिगर्स लिया तो मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखेगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहले आएगा गांव, वर्किंग नोट नंबर 1, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, वर्किंग नंबर 2, नाउ जो भी आएगा लेस डिडक्शन 30% और थर्ड इंटरेस्ट पेड, वर्किंग नोट नंबर 3, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहला वर्किंग नोट मैंने लिखा है गांव वाला। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट मतलब क्या रहेगा सर? मार्केट अपना म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हाइयर। म्यूनसिपल वैल्यू कितना है?
7 lakhs और 9 lakhs equal to 9 lakhs but restricted to standard rent of that is 7,80,000. Therefore expected rent हो गया 7,80,000. अब बात करते हैं एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट कितना था? अलाइनमेंट गलत हो गया मेरा, ER के नीचे आना चाहिए AR. एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट कितना था? क्या पर मंथ कितना था? 98,000 इंटू 12 माइनस 98,000 इंटू कितने महीने का रेंट नहीं लिया मैंने? 3 मंथ्स का. तो विच इज इक्वल्स टू मतलब 98 इंटू 98,000 इंटू 9 कितना हुआ? 8 लाख. सर मेरा एक्चुअल रेंट लोअर है क्या इससे? ER से है ही नहीं. तो देयरफॉर गांव इक्वल टू ER और AR विच एवर इज हाइयर विच इज इक्वल्स टू ER था मेरा 7,80,000 7,80,000 और ये था 8,82,000 विच एवर इज हाइयर. तो आंसर कितना आया? तो सर मेरा गांव आ गया 8,82,000. यहां तक कोई गलत किया कि वो देख लो. चलो लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड. वर्किंग नोट नंबर 2. Calculation of municipal taxes. Paid for current year. Current year का टैक्स कितना पे किया? 10,000. Add paid for arrears. कितना पे किया मैंने टोटल? 19,000. बट उसमें का म्यूनिसिपल टैक्स कितना था? 15,000. 4,000 तो उसके ऊपर की पेनल्टी थी. पेनल्टी का डिडक्शन मिलता है क्या मेरे को? विदाउट पेनल्टी. सानिका कंफ्यूज्ड? गलत किया ना तूने यहाँ पे? वही तो तेरे को बताता अभी. पिछले साल का मैंने इस साल पे किया तो जिस साल पे किया उस साल में उसका डिडक्शन ले लूंगा. देयरफॉर टोटल टैक्सेस पेड 25,000. सही है यहाँ तक? तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 25,000. तो मेरा नाउ कितना आ गया? 8,57,000. सही है यहाँ तक? लेस डिडक्शन 30% ऑफ नाउ. 30% ऑफ नाउ कितना होता है भाई? 30% आया 2,57,000. ओके हाँ 2,57,000. ओके. और इंटरेस्ट पेड. इंटरेस्ट पेड कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर इंटरेस्ट पेड में सिंपल है. वर्किंग नोट नंबर 3. लोन टेकन at the rate of 9%. therefore interest amount equal to 15 lakh into 9 divided by 100 which comes to 1,35,000 subject to 2 lakhs. therefore allowed interest equal to 1,35,000. है क्या सही यहाँ तक? है पक्का? उसका ऐसा बोलना है कि लेट आउट प्रॉपर्टी है तो चलो ठीक है ना. SOP LOP का लोड बाद में लेंगे. वैसे भी अभी तो 1,35 ही आया हुआ है. 2 लाख के अंदर ही है.
तो इधर मैंने कर दिया 2 लाख रुपए, सॉरी 1,35,000 रुपए। टोटल कितना आया इसका? 257,100 प्लस 1,35,000 का टोटल कितना आया? 3,92,000। आंसर कितना आया? 464,900। क्या क्या गड़बड़ किया? तो तेरा आंसर क्या आया? ये वाला तेरा, तूने उसमें गड़बड़ किया म्यूनसिपल टैक्सेस में। अच्छा अच्छा, गांव में कंफ्यूज, सॉरी शहर में रहने वाले गांव की हरकतें करने लग गए। अच्छा ओ, अच्छा टैक्सेस में गड़बड़ किया। क्या किया टैक्स में गड़बड़? होइला मतलब पुराने वाला लिया ही नहीं। याद रखना म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड के बेसिस पर मिलता है। सर आपने अगर 1998 का म्यूनिसिपल टैक्स आज पे किया होगा ना तो मिलेगा आज, क्योंकि 1998 में जब आपने पे नहीं किया था तब आपको नहीं मिला था, तो अब जब आपने पे कर दिया तब आप उसका बेनिफिट ले लो। क्लियर? ये क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि ये फॉर्मेटिंग तुम्हारा होना चाहिए। सारा ई आर ए आर का कचरा इधर ही मत करते बैठना। क्लियर? चलो वैसे मैं बता दूं चैप्टर खत्म हो चुका है अपना। चैप्टर में कुछ है नहीं, आज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं 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 वापस, हाँ ठीक है, पहले ये वाला कर लेते हैं, हो सकता तेरे इसी में सब सॉल्व हो जाए, नहीं हुआ तो अलग से एक डमी फिगर लेके सॉल्व कर लेंगे। ये वाला सम सॉल्व किया था क्या अपने? पूर्णा वाला, बेंगलोर वाला कर लिया था ना। अभी एक क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आता है कि कुछ महीने आप रहे उसके अंदर और कुछ महीने आपने लेट आउट कर दिया, मतलब दोनों केसेस। एक आधे टाइम पर आप रहे, आधे टाइम पर लेट आउट किया। मगर हमारी कुछ नहीं, कोई नहीं है, लर्निंग नहीं करने वाले अपन। जितना लर्न करना था, जितना समझना था हाउस प्रॉपर्टी में उतना खत्म हो चुका है। अब नई कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। हम कैसे मान ले सर? ऐसे मान लेंगे चलो। Srimati Rajlakshmi owns a house property at Adyar in Chennai. The municipal value of property is 5 lakh, fair rent is 420. Municipal value 5 lakh, fair rent is 420, 5, and standard rent is 480. 480. The property was let out for 50,000 per month up to December 22. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने। 9 इंटू 50, हाँ 4,50,000। Thereafter, the tenant vacated the property and Srimati Rajlakshmi used the house for self-occupation. खुद के लिए किया। चलो भाई, rent for the month of November and December could not be realized. पीछे आ गए। Could not be realized in spite of owner's effort. All the conditions prescribed under Rule 4 are satisfied. माते All the conditions prescribed under Rule 4 are satisfied. जा उसमें देख तूने अभी जो मेरे को क्वेश्चन पूछा, क्या वो Rule 4 का क्वेश्चन था?
समझ में आया? ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। सर मैंने बहुत कोशिश किया उनसे रेंट लेने के लिए, उन्होंने रेंट नहीं दिया, तो मैंने उनको जाकर सब्जी रोटी नहीं ला कर दी, मैंने उनको घर से निकालने की धमकी दी। तो तूने वो बोनाफाइड होना चाहिए टेनेंट, तूने सारे एफर्ट्स लेने चाहिए कि तू उस जगह को वेकेंट कर दे, क्योंकि वो रेंट पे नहीं कर रहे, उन्होंने रेंट पे नहीं किया तो उनको घर पे खाने के लिए बुला रही, ये कैसी बात हो गई भाई? तो इसके लिए रूल 4 आता है वहां पे। She paid the municipal taxes at the rate of 12% during the year. She had paid an interest of 25,000 during the year for the amount borrowed for repairs. रिपेयर्स के लिए लिया था उसने लोन, उसका ब्याज पे किया उसने, 25,000 का ब्याज है। इसका लिमिट कितना होता है रिपेयर्स के लिए? 30,000। सर नहीं ना, 2 लाख होता है कि 2 लाख कभी नहीं होता रिपेयर के लिए, तो हमेशा 30,000 था। उल्टा कंस्ट्रक्शन के लिए भी 30,000 मिलता है, अगर वो 1999 के पहले अगर लोन लिया होगा तो, 1999 के पहले। तो सर अगर हमने 1 अप्रैल 1999 के पहले का अगर लोन लिया होगा तो रिपेयर करो तो भी 30,000 का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करो तो भी मैक्सिमम 30,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लिया होगा तो रिपेयर कर रहे हैं तो 30,000 का बेनिफिट ले सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन कर रहे तो 2 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, दो इसका सॉल्व करके मेरे को आंसर। सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है। वो केस जाने दो, केस इनके हिसाब से केस 5 है। केस 5 की जरूरत क्या है अपने को? जो तुमने अभी तक सॉल्व किया वैसा सॉल्व करके दे दो। सॉल्व करूं तुम्हारे साथ?
ये तो है, बड़ा करूं? चलो भाई, श्रीमती राजलक्ष्मी ओन्स हाउस एंड द म्यूनसिपल वैल्यू इज 5 लाख, 420 तो इसका आएगा 520, 5 लाख, और इसका स्टैंडर्ड रेंट है 480 तो आएगा 480। प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 और आखिरी के 2 महीने दिया नहीं, तो मतलब अक्टूबर का आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 9 महीने, 7 महीने, मतलब 3.5 लाख। 3.5 लाख या फिर किधर गया वो, या फिर क्या था अपना 480, विच एवर इज हाइयर, मतलब 480, तो 4,80,000 मेरा आ गया गाँव, माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस पेड 12%, कितना था म्यूनसिपल टैक्सेस? हाँ, एक मिनट क्या क्या, किसको 9/12 करेगा? क्यों? हाँ तो ओके, सेल्फ ऑक्यूपेशन बोला उसने या सेल्फ रेसिडेंस बोला उसने? चार अस्सी 3.5, विच एवर इज हाइयर, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 4,80,000 का। अब तुम बोलोगे सर मेरा ए आर इज लेस देन माई ई आर, तो उस टाइम पर तो गांव मेरा ए आर हो जाता है। वो कब होता है? कि जब वेकेंसी आ गई। वेकेंसी की सवाल ही नहीं, आपने दिया ही दिसंबर तक का था, वेकेंसी थोड़ी क्रिएट हुई उसमें, समझे क्या? वेकेंसी क्रिएट नहीं हुई है इसमें, आपने दिया ही दिसंबर तक के लिए था उसको, थ्रू आउट द ईयर आपने दिया भी नहीं था उसको। और रही बात जो तुम 3/4 और वो 1/3 कर रहे हो, सेल्फ रेसिडेंस के लिए नहीं था कि मैं रह भी रही हूं, सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए था। उसका फर्क है। ऑक्यूपेशन मतलब अगेन डीम्ड एलओपी आ जाता है वो। मैं अगर कोई एलओपी में मैं अगर बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं एसओपी थोड़ी बोलूंगा उसको, मैं एलओपी बोलूंगा। लेकिन एलओपी किसी को और ना करते हुए खुद एलओपी कर रहा हूं, इसलिए डीम्ड एलओपी हो गया। बात तो वही हुई। तो म्यूनसिपल टैक्सेस तो तेरे को पूरे की पे करने वाले, म्यूनसिपल वैल्यू भी तुमको पूरे की आने वाली है, बस तुमको जेब से पैसा डालना पड़ने वाला है। म्यूनसिपल टैक्सेस जो थे 5 लाख का 12%, जो डिडक्शन है इंटरेस्ट है वो सब माइनस कर लो, आंसर उतना ही है। कभी कभी बोला था ना, इंस्टीट्यूट इतना लप्पी बॉल देता है कि तुम ओवर थिंक करके अपना आंसर गलत कर लेते हैं। ओवर थिंक करना ही नहीं, जो सामने सामने डेटा दिख रहा है उसको प्रोसेस कर लो, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। एक और प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, अब ये वाला जो क्वेश्चन आता है, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। मेरे को एक बात बताओ, मेरे अगर 15 घर है, कोई प्रॉब्लम तुमको? अमीर हूं मैं, बहुत अमीर हूं मैं, 15 घर है मेरे, 15 घर में से कितने घर मेरे एसओपी गिने जाएंगे? 2, और बचे हुए डीएलओपी। ये वाला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में 4-5 बार पूछा हुआ है, न्यू सिलेबस में अभी तक नहीं पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, और पता नहीं क्यों बच्चे इसको देखकर बड़े डर जाते हैं ये क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। जो ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक को यूज करो, आंसर बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। अब देखो ये क्या करने वाला है। ये ना तुमको डेटा देता है कि मेरे 3 घर है। अब सिंस 3 घर है तो उसका क्या होने वाला है? 2 एसओपी, 1 एलओपी। कौन से 2 एसओपी? 1-2 कि 1-3 कि 2-1 कि 2-3 कि 1-2 और 3 एलओपी? क्या 3 केसेस आएंगे? या तो मैं इन दोनों को एसओपी पकड़ू, इसको एलओपी पकड़ू, या तो मैं इन दोनों को एसओपी पकड़ू, इसको एलओपी पकड़ू, या तो मैं इन दोनों को एसओपी पकड़ू, इसको एलओपी पकड़ू। समझ में आ रहा है? मैं कोई भी 2 घर को एसओपी ले सकता हूं। सर मैं कौन से 2 घर को एसओपी लूंगा? जिसमें मेरे को फायदा ज्यादा मिलेगा।
तो इसका मतलब है हमको वापस कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा तीनों घर में से मेरे को किसमें, तीनों अल्टरनेटिव में से मुझे किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि तुम एसओपी वगैरह कुछ कर रहे हो, पहले तो कैलकुलेशन इसी हिसाब से करो कि तुम एलओपी पे ही कर रहे हो, क्योंकि एसओपी का कैलकुलेशन करना कितना सिंपल है, सिर्फ माइनस ही करना है। क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट। इसके अलावा करना क्या है तुमको? स्टैंडर्ड रेंट निकालोगे, फेयर वैल्यूएशन का काम है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन का काम है, एनएवी का काम है, गांव का काम है, डिडक्शन 30% का काम है, हमको सिर्फ इंटरेस्ट का काम है। तो उसमें कैलकुलेट करना है क्या? कुछ सीधा इंटरेस्ट दिया उसको माइनस कर दो। कैलकुलेशन कहां पे है? एलओपी में। तो कैलकुलेशन वाला काम कर लेते हैं, एसओपी ऑटोमेटिक हो जाने वाला है उसमें। ठीक है, इस घर को ये भूल जाओ, जब तुम एक घर को देख रहे हो तो एक ही घर को देखो। इस घर का मेरे को एलओपी निकाल के दो, मतलब एलओपी के हिसाब से निकाल कर दो। मैं करता हूं, चलो सर, लाइन से है ना, सीक्वेंस वाइज। हाँ सर, 3 लाख और 3,75,000 विच एवर इज हाइयर। 375 और 350। 350 गांव कितना आया? माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, $36,000। तो नाउ 3,14,000 माइनस 30%, माइनस इंटरेस्ट है ही नहीं। तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है? इतना बोला, बराबर है ना? हाँ। दूसरा घर, सर पहले घर का क्या करें? रुक ना, मैंने क्या बोला? पहले एलओपी कैलकुलेट कर लो, कुछ मत करो। स्टेप 1 कैलकुलेट एलओपी। चलो इसका एलओपी कैलकुलेट करते हैं। 360 275, 360 360 370, 360। हाँ भाई चलो 360 हो गया। 360 आ गया मेरा गांव। गांव में से माइनस करो म्युनिसिपल टैक्सेस, 3,31,200। ये आ गया नाउ, माइनस 30%। हाँ 2 लाख माइनस इंटरेस्ट। सर 55 में 35। अरे एलओपी में कुछ होता क्या? एलओपी में अनलिमिटेड अलाउड है। मैं बोलता हूं 55 लाख भी रहता तो करो माइनस साले को, एलओपी है ना भाई साहब। तो कैलकुलेट एलओपी का करो, 1,76,000। इतना बोले क्या? क्लियर है? चलो तीसरा घर का भी कैलकुलेट कर लेते। अब मैं नहीं कर रहा, अभी ये तू करके दो। $73,640। ओके पक्का कर लेता भाई, राधे माँ। हाँ 330 380 380 380 375 375 375 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस। अक्साबेन का अटक गई। अच्छा 330 380 380 375 खत्म, माइनस 375 ले लिया, माइनस 6% ऑफ 3,30,000। कितना बोला तुमने? नहीं नहीं नहीं, गांव कितना, नाव कितना आया? 3,55,200 माइनस 30% माइनस इंटरेस्ट। सर 1,75 30,000 आएगा कि 2 लाख आएगा? मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 15,000 करोड़ भी रहता तो कर साले को माइनस। एलओपी है ये। कितना बचा? ऐसा बोले क्या? खत्म। मतलब सर अब एसओपी कैलकुलेट तो कर लेंगे, लेकिन अगर एलओपी हुआ तो तीनों के एलओपी ये सामने है हमारे पास, करेक्ट है? अब केस 1 हम क्या लेंगे? ऑप्शन 1, हाउस 1 और 2 हम रह रहे हैं, हाउस 1 और 2 में हम रह रहे हैं और तीसरे को हमने एलओपी में डाल दिया।
अब सिंस तीसरे को हमने एलओपी में डाल दिया तो तीसरे वाले की इनकम कितनी रखेंगे हम? 73,640 अब भी कैलकुलेट किया, और पहले दो को हम एसओपी मान रहे हैं, तो पहले दो को एसओपी कितना आएगा? सर एसओपी में तो कुछ करना नहीं है, इंटरेस्ट ही लेस करना है सिर्फ, तो इंटरेस्ट देख लो, पहले वाले को है क्या, दूसरे वाले को है क्या? नेगेटिव 55,000 है, अरे ये ना इंटरेस्ट, तो 55,000 माइनस, और पॉजिटिव में कितना आया? 73,640। तो अगर मेरे हाउस 1 और हाउस 2 एसओपी और थर्ड वाला एलओपी है, तो टोटल तीनों हाउस से मेरी इनकम कितनी हुई? अब सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, ये इंटरेस्ट जो था वो रिपेयर्स के लिए, सॉरी, ये वाला जो इंटरेस्ट है वो रिपेयर्स का है, तो 30,000 ही माइनस होगा, मैंने ये रिपेयर पढ़ा ही नहीं, तो 30,000 माइनस होगा ना, रिपेयर है ना, रिपेयर, तो रिपेयर के लिए पूरा 55 थोड़ी मिलेगा, 30 ही मिलेगा, तो जो भी तुम्हारा आंसर आया होगा उसमें 25,000 ऐड कर दो। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हाउस 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, थर्ड वाला लेट आउट, तो हम एसएससी को इनकम कितनी आ रही है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये वाला। अभी हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड गिन रहे, 1 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड गिना, थर्ड को एलओपी, और 1 और 3 को एसओपी गिनते, सेकंड को एलओपी। अब सेकंड को एलओपी है तो सेकंड को एलओपी के कितना आएगा? तुमने कैलकुलेट किया ये, तो लिख दो एक जगह पे साइड पे, 176,840 हाउस 2 का। अब 1 और 3 जो है हमारा, 1 और 3 को एसओपी कंसिडर कर रहे हैं हम, तो 1 की इनकम कितनी आने वाली है? कुछ भी नहीं, और थर्ड की इनकम कितनी आने वाली है? नेगेटिव में आएगी, बट ऑफ कोर्स क्योंकि एसओपी है, तो कितनी आएगी? नेगेटिव 1,75,000। नंदन बोलता सर 30 ही आएगा ना, अरे वो इसके लिए रिपेयर था, इसके लिए देख क्या लिख रहा है वो, परचेस, बराबर, तो नेगेटिव 175, नेगेटिव 0 इसके हाउस 1 का, तो टोटल कितना हो गया है? तो अब मेरे को अगर सिर्फ दो ऑप्शन देखकर बताओ कौन सा ऑप्शन अच्छा है एसएससी के लिए, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ऑप्शन 2। पहले वाले में तो ज़्यादा टैक्स आ रहा था, पहले वाले में कितना टैक्स आ रहा था उसको? 43,000 का टैक्स आ रहा था, लेकिन ऑप्शन 2 में कितना? 1,800 रुपये का टैक्स आ रहा। अब ऑप्शन 3 बचा हुआ है, हमने क्या किया? 1 और 2 को एसओपी कंसिडर किया, थर्ड को छोड़ दिया, 1 और 3 को किया, सेकंड को छोड़ दिया। अब क्या आने वाला है? सेकंड और थर्ड को एसओपी करो, 1 को एलओपी करो, करेक्ट? तो अगर मैंने 1 को एलओपी किया, सेकंड थर्ड एसओपी, एक को एलओपी, फर्स्ट को एलओपी किया, तो फर्स्ट की इनकम कितनी है एलओपी की? 2,19,800। सॉरी इतनी ज्यादा क्यों आ रही, बाकी कम की? उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, याद करो, फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इनकम ज्यादा ही आने वाली है क्योंकि डिडक्शन ही नहीं मिला इंटरेस्ट का, तो फर्स्ट की इनकम हो गई है। अब सेकंड और थर्ड का एसओपी के हिसाब से कितना आएगा? इसका नेगेटिव कितना आएगा? 30,000। 30,000 रिपेयर्स वाला था, और उसका नेगेटिव कितना आएगा? 175। तो टोटल नेगेटिव कितना हो गया? 30 प्लस 175, 2 5, और इसका पॉजिटिव कितना है? तो नेट इनकम कितनी हो गई? अरे हाँ, 2 5 हो गई, 2 5 हो गई, मैक्सिमम, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। तूने कितना माइनस किया? इंटरेस्ट। रिपेयर्स के कितने माइनस किए? 30, और कंस्ट्रक्शन के कितने माइनस किए? टोटल कितने हो गए? मिलेंगे कितने? तो इनकम कितनी बची? 19,800। ऑप्शन नंबर 1 में इनकम कितनी आ रही थी? ऑप्शन 1 में इनकम कितनी आ रही थी? 43,640। ऑप्शन 2 में इनकम कितनी आ रही थी? ऑप्शन 3 में इनकम कितनी आ रही थी? विच ऑप्शन इज बेटर?
Since option 2 is most beneficial, Ganesh should opt to treat house 1 and 3 as self-occupied and house 2 as deemed LOP. His income from house property would be 1840 for the assessment year 23-24 और फाइनेंशियल ईयर 22-23. समझा क्या? पक्का? श्योर हो? हाँ, पूछना. कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं एक साल में रिपेयर 30,000 से ज़्यादा का नहीं ले सकता. 10 बैंक से ले से तू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को. मैं मेरा जब ITR फाइल करूंगा, ITR में 30,000 से ऊपर वो अमाउंट ही नहीं लेता तेरी. तू 5 करोड़ रुपया खर्चा कर दे रिपेयर पे, सॉफ्टवेयर 30,000 के ऊपर लेगा ही नहीं तुझसे. ऐसा होता नहीं, मैं डमी फिगर तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूँ ताकि तुमको याद रहे. सॉफ्टवेयर 30,000 के ऊपर उठाएगा ही नहीं तुमसे, क्योंकि तुमने रिपेयर को टिक किया. तो रिपेयर में मैक्सिमम 30,000 का लिमिट उसने छोड़ के रखा हुआ है. 2 लाख. 2 लाख के ऊपर तो मैं कतई नहीं जा सकता सर. इसके 30, इसके 2, 2 30 ना, 2 लाख खत्म. रिपेयर कंस्ट्रक्शन बेनिफिट तुमको अंडर सेक्शन 24 कुछ भी कर लो 2 लाख के ऊपर जा नहीं सकता, और रिपेयर 30,000 के ऊपर जा नहीं सकता. सेक्शन की औकात ही नहीं है 2 लाख से ऊपर 1 रुपए का भी तुमको दे देवे करके. तुम रिपेयर करो, 1 करो, 2 करो, 10 करो, हमको लेना देना नहीं. रिपेयर को 30,000 के ऊपर की औकात नहीं, और पूरे सेक्शन की 2 लाख के ऊपर की औकात नहीं. हाँ हाँ, 30 था दोनों के लिए. सेम सेम, जिसका जो 2 लाख था वो उसका 30,000 था. yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब ध्यान रखें, ठीक है. अब देखो क्या कर रहा है. अब तुम्हारा वाला क्वेश्चन आ गया इसमें. प्रेम ओहो owns a house in Madras. During the previous year 22-23, 2/3 of the portion of the house was self-occupied. अब समझ में आ गया, उसने खुद ने बाइफरगेट करके दे दिया. तुमको कभी बाइफरगेट नहीं करना है. हाउस कभी भी मंथ के हिसाब से बाइफरगेट नहीं होते. तुम जो करने जा रहे थे ना कि सर 3 महीने मैं रहा, 9 महीने वो रहा, तो 3/9. घर कभी महीनों से डिवाइड नहीं होते, घर एरिया से डिवाइड होता है. इसके लिए तुम जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो गलत था. तो इसके पहले भी एग्जांपल अपन ने देखा था कि 15 फ्लैट बना है, 5 फ्लैट बिके, 10 फ्लैट बचे हुए, तब हमने किया. एरिया के हिसाब से डिवाइड होता है, टाइम के हिसाब से डिवाइड नहीं होता. वो तुम्हारा प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन नहीं चालू है यहाँ पे अकाउंट्स का, कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम तुम रेशो लगा कर लोगे. तुम्हारी बुक का है वो अकाउंट्स का. ऐसा देखते प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फाउंडेशन में था क्या करके, नहीं, इंटर में ही अकाउंट्स 1 में. डर ही लगता सालो तुम लोगों से सही में. तो हाउस का जो भी बाइफर्केशन होता है ना, SOP है, LOP है, वो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया होगा, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होगा. और अगर गलती से ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंस्टीट्यूट को ट्विस्ट डालना भी है तो वो इतना क्लियरली मेंशन करेगा कि उसको तुम हिस्सों में तोड़ो. जैसे इसने वो हिस्सों में तोड़ कर दिया 1/3 2/3. अब हर कैलकुलेशन तुम्हारा 1/3 2/3 में ही आएगा. बोल दिया ना उसने 1/3 2/3 करना ही है. वापस पढ़ रहा हूं. प्रेम owns a house in Madras during the previous year 22-23. 2/3 of the portion was self-occupied. मेरे पास में है 2/3. 1/3 of the portion was let out for the residential purpose at a rent of 8,000 per month. Municipal value is 3 लाख. Fair rent is 270. 3 लाख. Subject to standard rent 330. 3 लाख. He paid municipal taxes at the rate of 10% of the municipal value during the year. A loan of 25 lakh was taken by him during the year for acquiring the property. Interest on the loan paid during the previous year was 1 compute Prem's income from house property for the assessment year. अब 2 कैलकुलेशन होंगे. SOP का कैलकुलेशन अलग होगा, LOP का कैलकुलेशन अलग होगा. SOP में कैलकुलेशन ही नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव ही आएगा. SOP में कुछ आता नहीं. LOP में सर ये सबका 1/3 विच एवर इज हायर, फिर वो AR ER, फिर इंटरेस्ट, वो करना है. पहले SOP करके दो मेरे को. स्टेप 1 बेबी स्टेप्स लो. सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ SOP करके दो. सर SOP में देखो म्यूनसिपल रेंट का 2/3 करेंगे, फिर म्यूनसिपल वेयर रेंट का 2/3 करेंगे. झापड़ मारूंगा, करना ही नहीं है. इंटरेस्ट का माइनस करना सीधा सीधा. सर इंटरेस्ट कितना लिया हमको मालूम नहीं है. अंधो 25 लाख का लोन लिया बेचारे ने. जान दो ना काय के लिए इतना लोन भी करते. इंटरेस्ट पेड कितना दिया उसने, 1,20,000. इसे 1,20 का क्या करोगे, 2/3 खत्म. तो कितना आया,
आंसर खत्म, स्टेप मार्क में 2 मार्क मिल गए। ये देखो 2 लाइन में आंसर खत्म। यही तो बोल रहा था तुमको। अब एलओपी कैलकुलेट करके दो। एलओपी में मेहनत करना पड़ेगा थोड़ी सी, आलसी हो, वो करके दो। क्वेश्चन, डन। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। 16,000, एलओपी का 16,000। कितना करेक्ट है? क्या गड़बड़ किया? 90,000 जो था, अरे माँ कसम, लॉस आया कितना? परफेक्ट। आया क्या? 23 आया ना? तो 23 ये इसका आया। ऊपर वाले का कितना था? 80,000 का लॉस था। 23,000 का प्रॉफिट, 80,000 का लॉस। नेट कर 80,000 माइनस 23,000। जादू। क्लियर है? और एक क्वेश्चन करते चलो। हाँ, 9। हाँ, 3 हाउस वाला है क्या उसमें? और ये हो गया। अपर्णा वाला हुआ था। नहीं नहीं, ये नहीं हुआ, वो दूसरा वाला था।
कितना है सॉल्व करना? क्या हो गया, तेरे को याद आ गया क्या नाम अपर्णा डिम्पल सोच के? कहाँ ख्यालों में खो गया तू? अरे आगे नंबर होती, अब कुछ नहीं, अब सब हो गया। हाँ हाँ। हम्म हम्म। अब मेरे को बहुत ज़्यादा समझा नहीं तूने क्या पूछा, बट ऐसा मेरे को ज्ञात आता है कि तेरे को ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है कि सर इन दोनों ने मिलकर 50 लाख का लोन लिया था, बराबर, जॉइंट लोन। अब जॉइंट लोन जब लिया था तो दोनों को डिडक्शन मिलना चाहिए। तो अगर क्या मैंने एक को 2 लाख का डिडक्शन दे दिया तो क्या दूसरे को भी 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा क्या? आंसर इज यस। हर को ओनर को इंडिविजुअल खुद के 30,000 और 2 लाख इंडिविजुअली मिलते हैं, क्योंकि 2 लाख और 2 लाख 4 लाख का बेनिफिट मिलेगा दो असेसीज को मिला के। समझ में आया? ऐसा नहीं कि अपर्णा ने 2 लाख का ले लिया, साली तूने 2 लाख का ले लिया, इसकी वजह से मैं नहीं ले पाई। हाँ, तू 2 लाख का ले, मैं 2 लाख का लूंगी को ओनर से। इसीलिए कभी भी लोन लेते हैं हम तो बोला जाता है कि साथ मिलकर लो। अकेले लेते तो 2 लाख खाने मिलता, आप अपने बीवी के नाम पर ले लो, 2 लाख आपको खाने मिलेगा, 2 लाख उसको खाने मिलेगा, 4 लाख का बेनिफिट होगा। समझ में आया क्या? चलो भाई बताओ आंसर। 2 लाख, लेकिन एक्चुअल कितना आ रहा है? 2,18,000। इसका तो ऐसा, किसकी बात कर रहे हो तुम, डिंपल की अपर्णा? हाँ, अपर्णा का 2,30 आ रहा है, और इसका डिंपल का, इसका तो सीधा 2 ही है, 2,50 आ रहा था शायद। हाँ 2,50 है ना, 5 लाख का 50%, 2.5 लाख रुपए आ रहा है, बट मिलेगा 2 ही लाख रुपए। तो कुछ तो भी कंफ्यूजन में है। हाँ हाँ, बट उसने वो पूछा ही नहीं, उसने तो सिर्फ डिडक्शन पूछा, हमने सिर्फ डिडक्शन निकाला, कंप्यूट द डिडक्शन पूछा इसने। हाँ नहीं नहीं, सिर्फ डिडक्शन निकालना है, इनकम लिखेगा तो ये सब नेगेटिव में आ जाएंगे, खत्म। क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, पर एनम खत्म। इसमें वो मंथ वन डेप्रिसिएशन जैसा कुछ नहीं है, अपना सॉरी डेप्रिसिएशन जैसा है, यूज कभी भी करो, ले होंगे तुम पूरे साल के कंप्यूटेशन में, उसका कोई लोड नहीं है इसमें, उसका उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ नहीं, उसका उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है डीम्ड ओनर्स की, थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कभी कभी कि व्हाट डू मीन बाय डीम्ड ओनर्स। डीम्ड ओनर के लिए एक कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा रिफ्रेश ये करवा दूं कि हमने बोला था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करने के लिए आप उसके ओनर होने चाहिए। ये वाले केसेस में आप उसके ओनर हो नहीं, लेकिन टैक्स आपको लगने वाला है। कैसे? आपने अपने स्पाउस को घर बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। आपने अपने स्पाउस को घर ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो घर तो बीवी के नाम पर हो गया, बट फिर भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर लगेगी। समझा क्या? आइडियली ओनर तुम्हारा स्पाउस है, बट वो स्पाउस पे ओनरशिप ना होते हुए तुम्हारी डीम्ड ओनरशिप मानी जाएगी, और जो उसका ओनर रहेगा उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। समझ में आया? इसका एक एक्सेप्शन है,
जिसका नाम है एलिमनाई। एलिमनाई का मतलब यह होता है कि जब भी हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स होता है तो डिवोर्स होने के बाद में वाइफ हस्बैंड के ऊपर कुछ क्लेम करती है कि इतना पैसा मुझे चाहिए। तो अब इतना पैसा मुझे जब चाहिए, उसने मांगा 2 करोड़, तो मैंने बोला 2 करोड़ तो नहीं, एक काम कर, जो मुंबई वाला 2 करोड़ का फ्लैट है वो तू रख ले। तो क्या उसमें मुझे कुछ कंसिडरेशन मिला? 2 करोड़ का उसको फ्लैट देने में मुझे कुछ पैसा मिला? तो ये तो उसमें आ गया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट या ट्रांसफर ऑफ हाउस विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो आइडियली ओनरशिप तो मेरी हो जाएगी, बट सोचकर देखो सच में उसका ओनर अब सच में मैं हूं क्या? तो एक्सेप्शन ये है, इन केस ऑफ अ ट्रांसफर टू अ स्पाउस इन कनेक्शन विद एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, द ट्रांसफरर मैन विल नॉट बी डीम्ड टू बी द ओनर, द ट्रांसफरी दैट इज वाइफ विल बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। डिवोर्स देके किससे? उसी औरत से वापस। मानसिक संतुलन हिला हुआ है इसका। फिर एक बार गलती करके फिर गलती करेंगे, अगर ऐसा किया तो फिर वो एक्सेप्शन से उठकर इसमें आ जाएगा, अब वो वापस डीम्ड ओनर बन गया उसका। तो जितने साल तक वो शादीशुदा नहीं था तब तक वो टैक्स भरेगी, जिस साल शादी कर ली पति के मत्थे में बनेगा वापस टैक्स। ऐसा अच्छी खासी जिंदगी वापस बर्बाद करने पर तुला है उसका। सेकंड, ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड। सर आपने अगर अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो हम बोलेंगे सर क्लबिंग में तो यही पढ़ा था। अरे क्लबिंग में क्या पढ़ा था कि क्या हुआ? माइनर चाइल्ड क्या हो गया? तेरे नाम पर ट्रांसफर किया गया बापू ने? अच्छा, तो अगर किसी माइनर चाइल्ड के नाम पर एसेट ट्रांसफर करी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ऐसे केस में माइनर भले उसके नाम पर उसका घर होगा, बट उसका ओनरशिप उसके बापू के नाम पर ही होगा, तो उसका टैक्स बापू को ही भरना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी एक एक्सेप्शन है। इफ दैट हाउस इज ट्रांसफर्ड टू माइनर डॉटर मैरिड, वैसे तो इलीगल है, चिल्लाना मत, बाल विवाह बाल विवाह अभी है 1961 में एक्ट बनी थी, तब तो चल ही रहते सब चीजें, तो वो प्रोविजन आज भी चल रहा है। आज भी क्या बाल विवाह हो नहीं रहे क्या? भले कितना भी इलीगल हो, डाउरी भी इलीगल है, तो गिफ्ट के नाम पर दे देते, सीख कर नाम पर दे देते तो है ही ना भाई। बेटी को दे रहे, बेटी को दे रहे मतलब है वो डाउरी, बेटी को दे रहे मतलब ऐसे नहीं देते वैसे दे रहे हो, तो है वो डाउरी ना आखिर। तो इन द सेम मैनर, अगर आपने किसी के बापू ने, किसी की मां ने अपने मैरिड माइनर डॉटर को घर ट्रांसफर किया, तो ओनर वो है, डीम्ड ओनर भी वही है, मैं नहीं हूं। माइनर मैरिड डॉटर, मैरिड सन वन कोई काम नहीं है, वो तो घर में आके बैठेगा ना वापस, सर घर जवाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका डीम्ड ओनर, बापू उसका डीम्ड ओनर, उसी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट, कभी कभी कोई एस्टेट ऐसी होती है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, 1 एकड़ की जमीन है, उस 1 एकड़ की जमीन, 1 एकड़ की जमीन मतलब ऐसे 44,000 होता है, 40,000 स्क्वायर फीट है सपोज, कैलकुलेशन के लिए इजी कर लेता हूं। वो 40,000 स्क्वायर फीट में से 5,000 की जो 5,000 स्क्वायर फीट जो था उसमें बना है मंदिर, टेम्पल। अब ये जो जमीन है 40,000 स्क्वायर फीट की, ये 4 भाइयों में डिवाइड होने वाली थी, तो हर इंसान को लगा कि मेरे हिस्से में 10,000 10,000 10,000 10,000 आएगा। प्रॉब्लम यह है कि 5,000 फुट के अंदर, इसके अंदर है मंदिर, मंदिर को कैसे डिवाइड करोगे? भगवान का ये वाला हिस्सा तुम्हारा हिस्से का, बचा हुआ ये हिस्सा इस भाई का, बचा हुआ हिस्सा, हो नहीं सकता ना। ऐसे स्टेट्स को बोला जाता है इम्पार्टिबल एस्टेट्स। तो ऐसे इसमें भली आप उसके ओनर हो नहीं, मतलब भली वो हिस्सा मेरे हिस्से में आया नहीं होगा, बट उस एरिया के ऊपर का जो भी टैक्स है वो सब लोगों को इक्वली कंट्रीब्यूट करके पे करना पड़ेगा, सिर्फ उसी हिस्से का 5,000 फुट का। बचे हुआ 35,000 स्क्वायर फुट जिसका हिस्से में जो है वो उतना ही टैक्स पे करेगा, भली वो मेरे इसमें है नहीं, बट फिर भी मैं उसका डीम्ड ओनर रहूंगा, क्योंकि वो उसको मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूं, तो वो सबके कॉमन हॉर्स पॉट्स की जगह है। क्लियर है? एक होता है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसमें कैसा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अमरावती में भी बहुत कॉन्सेप्ट है ये, अगर तुमने देखा होगा तो ये महावीर सोसाइटी वगैरह जो है राजापेट साइड में, वो क्या करते हैं कि
सब लोग अपने घर के आजू बाजू है पड़ोस वालों से त्रस्त है तो अपन सब लोग आकर बैठते हैं, अपन क्या बोलते हैं यार क्यों ना हम साथ मिलकर रहते हैं। मैंने बोला कर सकते हैं। तो हम लोग गए राजकमल चौक पर एक जमीन देखने के लिए। हमने एक जमीन देखी, उसका टोटल वैल्यू था 10 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ी जमीन थी, 2 एकड़ की जमीन थी। तो हमने क्या बोला, हम सब मिलकर क्या करते हैं ना, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, उसमें इस लैंड को प्लॉटिंग करते हैं, इस पे बिल्डिंग बनाते हैं और हर इंसान का अपना अपना एक घर बनाकर उसको दे देते हैं। समझ में आया क्या? वो जो पूरी जमीन है क्या वो किसी एक की है? वो हम सब की है। तो उसके ऊपर के घर भी क्या एक का है? वो भी सबका है। अब अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल मुझे मुंबई शिफ्ट होना है तो मैं तो ये घर को छोड़ दूंगा, करेक्ट? तो क्या मैं ये घर किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? किसी को भी? तुम बोलोगे सर हमको पड़ोसी से प्रॉब्लम थी इसलिए तो साथ में आए थे। अगर आप किसी को भी इसको बेच दोगे तो ये तो नॉर्मल सेल हो गया ना, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का फायदा क्या हुआ? तो वो जो पर्सन है जिसको हम ये प्रॉपर्टी सेल करने की बात कर रहा हूं मैं, उस इंसान को तुम लोगों ने भी तो अप्रूवल देना चाहिए, तभी तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी हुए। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में घर बेचते टाइम पर बाकी मेंबर्स की परमिशन लगती है। लेकिन अगर नॉर्मल फ्लैट है, नीचे की कोई दुकान है, मेरे को बेचना है तो मेरे को किसी की परमिशन की नीड थोड़ी है। लेकिन अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती तो मुझे परमिशन की नीड पड़ती। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का घर मिला आपको, ठीक है, वो घर मतलब जगह भली कोऑपरेटिव सोसाइटी की थी बट है तो आपका ना, तो इसका टैक्स क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी भरेगा क्या? जब रह तुम उस घर में रहे हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों भरेगा? ओनरशिप भली कोऑपरेटिव सोसाइटी की है बट डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? तुम लोग। वो जमीन भली हम सबके नाम पर थी, हम सबके नाम पर थी नहीं, वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर थी, सेपरेट लीगल एंटिटी, बट फिर भी उसकी ओनरशिप किसको, अपना उसका टैक्स किसको भरने को आएगा? तुम लोगों को। समझा? पर्सन इन पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, वापस वही वाली चीज है जो ऊपर अपन ने इम्पार्टिबल एस्टेट पढ़ा था। पर्सन हैविंग अ राइट इन अ प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 ईयर्स। ये देखना, अ पर्सन हु अक्वायर्स एनी राइट्स इन और विथ रिस्पेक्ट टू एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ बाय द वर्च्यू ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एज रेफर्ड टू इन सेक्शन ए, दैट इज ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर्स, मतलब 12 साल से ज्यादा के लिए, shall be deemed to be the owner of the building or part thereof. Exception in case of a person acquiring any rights by way of lease from month to month or for a period not exceeding 1 year, such person will not be deemed to be the owner of that particular building or land. ये क्या बोल रहा है? तुमको मालूम है कि अपने बाजू वाला जो रेलवे स्टेशन है वहां पे मॉल बन रहा है, 2 मॉल, 70,000 स्क्वायर फीट का एक मॉल। तापड़िया मॉल बना, टीसीसी, जब से तू गया मैं तेरे को बता दूं अमरावती में टीसीसी आया है, जस्ट टू लेट यू नो, है ना? तो टीसीसी वाली जो जमीन है दैट इज 40,000 स्क्वायर फीट, बड़ा लगता है टीसीसी, वहां पर यहाँ पे जो आ रहा है रेलवे स्टेशन पे दैट इज 70,000 स्क्वायर फीट 1 यूनिट, ऐसे 2 यूनिट्स, मतलब तापड़िया जैसे ऑलमोस्ट 3.5 मॉल बनेंगे यहाँ पर। ये रेलवे स्टेशन, ये भेमड़ा रेलवे स्टेशन में रहेगा। बहुत सारे बिल्डर्स ने, आर्किटेक्ट्स ने, बिजनेसमैन ने, वो गए आईआरसीटीसी के पास, आईआरसीटीसी के पास जाकर बोला रेलवे स्टेशन इतना बनाया, प्लेटफॉर्म तो 2 ही है, बाकी की जमीन क्या कर रहे हो, खाली पड़ी है ना, हमें लीज पर दे दो। गवर्नमेंट ने पूछा तुम क्या करोगे इस जमीन का? बोले हम इस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, शॉपिंग मॉल बनाएंगे, शॉपिंग मॉल बना के आपको भाड़ा देते रहेंगे और हम पैसा कमाते रहेंगे, जमीन भी हमको मिल गई, हमारा फायदा क्या? इससे इजी और इससे बड़ा लैंडमार्क और क्या मिलेगा भाई? रेलवे स्टेशन के बाजू में ट्रांसपोर्टेशन कितना सिंपल हो जाएगा, खर्चा कितना कम हो जाएगा, और हमको सब चीज हम लोग साथ में मिलकर बनाएंगे, खर्चा हम हमारे हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। समझा क्या? ये जमीन आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉर्पोरेशन से इन लोगों ने, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने 79 ईयर्स तक लीज पर ले लिया। 79 ईयर्स के बाद में गॉड नोस, हो सकता है गवर्नमेंट बोले कंपलसरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट बोले यहां से निकाल दो, मेरे को प्लेटफॉर्म और एक्सटेंड करना है,
हो सकता है 79 के बीच में गवर्नमेंट बोले कंपलसरीली एक्वायर करता हूं, मेरे को 4 नई ट्रेन और बनानी है, इसके लिए मेरे को 5 प्लेटफॉर्म बनाने हैं, तो कंपलसरीली एक्विजिशन होगा, जो भी होगा गॉड नोस। बट एज ऑफ नाउ मैंने लीज कितने की ली है? 79 ईयर्स की। क्या मैंने 12 साल से ज्यादा की लीज लिया है? नॉट लेस देन 12 ईयर्स। तो भली ओनरशिप आईआरसीटीसी की है, बट अभी के लिए जब तक ये लीज मेरे हाथ में है, इसका डीम्ड ओनर मैं माना जाऊंगा और मुझे उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। समझा क्या? सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये बोलता है कि सर आपने जो लीज लिया वो 79 ईयर्स के लिए नहीं लिया। आपने क्या बोला? सर मैं 1 महीना लूंगा, फिर 1 महीना एक्सटेंड करूंगा, फिर 1 महीना एक्सटेंड करूंगा, फिर 1 महीना एक्सटेंड करूंगा। मंथ टू मंथ एक्सटेंड करते जा रहे हो। या फिर 1 साल तक की लीज, फिर रिन्यू करूंगा और 1 साल, फिर रिन्यू करूंगा और 1 साल। मतलब मैक्सिमम एक बार में तुम 1 साल से आगे नहीं बढ़ रहे हो। ऐसे केस में आपका कोई पता ही नहीं है ना कि आप कितने साल यहां पर रहने वाले हो, तो आपको डीम्ड ओनर कैसे बोल दे भाई? तो आप डीम्ड ओनर नहीं रहोगे, आईआरसीटीसी उसका डीम्ड ओनर रहेगा। लेकिन अगर आपने कभी भी ऐसी कोई लीज पे साइन कर लिया जिसका टेन्योर, जिसका टाइम लिमिट 12 साल से ज्यादा का हो, आप उसके डीम्ड ओनर हो गए। आप ओनर हो नहीं, बट आपको मान लिया जाएगा कि आप उसके डीम्ड ओनर हो। समझा? पक्का? दिस कंक्लूड्स आर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें कुछ डाउट है तो एक बार बता दो। बोल बोल, क्या हुआ है? हाँ, प्री इनकॉर्पोरेशन। ओके,